नोएडा और ग्रेटर नोएडा की खबरों को लेकर एक बार फिर मैं हाजिर हूं। मेरा नाम है संदीप ओझा और आप देखना शुरू कर चुके हैं नोएडा बुलेटिन। इस 10 मिनट के बुलेटिन में नौ नोएडा उन खबरों को आपके सामने लाता है जो आपके लिए बेहद जरूरी है। बावजूद इसके वक्त की रफ्तार में वो कहीं पीछे छूट जाती है। इस बुलेटिन का मकसद आपकी आसपास हो रही जानकारियों को साझा करने के साथ ऐसी वारदात से सावधान और सतर्क करने का भी है जो समाज को बांटने का काम कर रही है। ज्यादा देरी नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत नोएडा से सटे गाजियाबाद से करते हैं। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में ज्यादातर लोगों को घरों के कामों के लिए सहायिका की जरूरत पड़ती है। घरों के कामों में हाथ बटाने के लिए या फिर खाना बनाने के लिए बावर्ची आपके भी घर में होंगे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वक्त के साथ आपका भरोसा इन पर बेहद मजबूत हो जाता है। भरोसा होना भी चाहिए क्योंकि ज्यादातर घरों में काम करने वाली सहायिका गलत नहीं होती। फिर भी खबर सावधान करने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए इसे पूरा जरूर देखें। पूरा मामला गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र का है, जहां घर पर काम करने वाली सहायिका ने अपनी पूरी बिरादरी पर थू-थू करने का काम किया है। वीडियो में दिख रही महिला एक घर में खाना बनाने का काम करती थी। इसकी करतूत सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये महिला आटे को गूंथने के लिए पानी का नहीं बल्कि पेशाब का इस्तेमाल करती। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब घर वालों को महिला पर शक हुआ, जिसके बाद घर के मालिक ने मोबाइल के कैमरे को ऑन कर छोड़ दिया। जिसके बाद जो कुछ कैमरे में कैद हुआ उसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है, क्या कोई ऐसे भी भरोसे को तोड़ सकता है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के फ्यूजन होम सोसाइटी के बेसमेंट में अचानक भीषण आग लग गई। आग बेसमेंट में लगी थी जहां सोसाइटी की सभी गाड़ियां पार्क होती हैं। आग की चपेट में आने से कई गाड़ियां जलकर राख हो गई, ऐसी सूचना मिल रही है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझा दिया है। देखिए 9:40 पे ट्विटर के माध्यम से फायर सर्विस यूनिट को सूचना मिली कि बिसरख में फ्यूजन होम सोसाइटी है, उसके बेसमेंट में आग लग गई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने वहाँ 2 गाड़ियां भेजी है। गाड़ियों के और हमारी टीम के पहुंचने से पहले ही वो जो है आग बुझ गई थी। ये जो आग जानकारी प्राप्त की गई कि कैसे लगी थी, तो वहाँ पे जो गार्ड्स हैं उन्होंने बताया कि कुछ बच्चे रॉकेट चला रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, वो शाफ्ट में गिर गई और शाफ्ट में गाड़ियां थी, उसमें आग लगी। इसमें 2 बाइक पूर्णतः जल गई है, एक कार का आगे का पार्ट जल गया है और 2 कार और क्षति हुई है। कोई इंजरी नहीं है इसमें और कोई भी इसमें चोटिल नहीं। कहावत तो आपने सुनी होगी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसी पैसे के लालच में कई बार हमें बड़ा हर्जाना भरना पड़ जाता है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने फर्जी क्रेडिट कार्ड और लोन दिलाने वाले गैंग का खुलासा किया गया। पकड़े गए ठगों ने पैसे के बंटवारे को लेकर अपने एक साथी की जान तक ले ली। इस मामले में दादरी थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बेटर हो जाता था तो बैंक में अप्लाई करके ये 40 से 50 लाख का लोन जनरेट उसमें करवाया करते थे और उसके बाद जो लोन का एक्सेस था, जो क्रेडिट कार्ड थे, डेबिट कार्ड थे या जिन मोबाइल फ़ोन से वो लोन लिंक्ड है, वो सब ये अपने पास रखते थे और उसमें से लगभग 1 से 2 लाख रुपए ही ये उस व्यक्ति को देते थे जिसके नाम पे लोन है और बाकी लोन ये आपस में ये गैंग जो है पूरा बांट लिया करता था। कुछ समय बाद ये जो एड्रेस दिखाते थे बैंक को वो भी चेंज कर देते थे, जिससे अगर बैंक जब EMI ना मिलने के कारण उस एड्रेस पे पहुँचे तो कोई इनको उस एड्रेस पे ना मिले। तो इस तरह से पूरा जो है स्कैम जो है दादरी पुलिस ने इसमें पूरा ये गैंग जो है इसमें पकड़ा है और ये एक अच्छा खुलासा किया है। इसमें लगभग जो बरामदगी है हमारे पास, इसमें 206 क्रेडिट डेबिट कार्ड हैं अलग अलग बैंक्स के, 58 पासबुक हैं, 40 आधार कार्ड हैं, 40 पैन कार्ड हैं, 70 चेकबुक हैं। उसके अलावा 6 जो है पेटीएम स्वाइप मशीन है, 30 इसमें हमें मोबाइल भी एंड्रॉयड के मिले हैं और इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 15 से 20 करोड़ के ट्रांजैक्शंस अभी तक हम लोकेट कर पाए हैं। बाकी बैंकों से भी इसमें जो है पत्राचार के माध्यम से उन्हें भी इस जो पूरी ये चीज़ हुई है इसके बारे में अवगत कराया जाएगा। ये दादरी टीम का एक अच्छा खुलासा है। एक बार फिर से दिल्ली NCR का आसमान सफेद चादरों से ढक रहा है। एक बार फिर से जहरीली हवा दस्तक देना शुरू कर चुकी है। एक बार फिर से दिल के मरीजों के लिए खतरा मंडराने लगा है। सतर्क हो जाएं। अगर आप दिल्ली NCR यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम या फिर फरीदाबाद में रहते हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हाल बहुत बुरा है। हालत धीरे धीरे बद से बदतर की ओर बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए एयर पोल्यूशन कंट्रोल पैनल ने NCR में ग्रे फोन लागू कर दिया है। के जो स्टेशन हैं हमारे जितने भी रियल टाइम वाले, उसमें जब उनका EQI का अनुमान ITM के हिसाब से ज़्यादा होगा
अभी 200 के ऊपर ग्रैप 1 है, 300 के ऊपर ग्रैप 2 होगा। उस जैसे जैसे एक्यूआई बढ़ेगा, कमीशन फॉर इक्वलिटी की सब कमेटी बैठेगी और सब कमेटी के आधार निर्देशों के आधार पर ही आगे की स्टेजेस लगाई जाएगी। नोएडा में अभी एक्यूआई की बात करें तो कितना है? नोएडा का इस समय का एक्यूआई 150 के आसपास है। और सर क्या कारण मानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है एक समय में? कोई जो मेन कारण क्या मानते हैं आप इसको? अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें, दिल्ली एनसीआर एक इंडो गैंजेटिक प्लेन का क्षेत्र है, एकदम बीच में पड़ता है। आप शुरू करिए बॉर्डर से इंडिया के बिहार तक, तो पूरा इंडो गैंजेटिक प्लेन पड़ता है। यहाँ पे जो जोग्राफिकल कंडीशंस है, जिस तरह का सॉइल है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है डस्ट की। इसके सिवा जो मीटरोलॉजी है, मीटरोलॉजी के कारण भी वो समस्या आती है। जब सर्दियाँ होती है, सर्दियों में वेंटिलेशन इंडेक्स आपका नीचे हो जाता है, कम हो जाता है, टेम्परेचर्स कम हो जाते हैं, नमी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डिस्पर्शन नहीं हो पाता है। तो यही कारण है कि आप अगर साउथ इंडिया की बात करेंगे और नॉर्थ इंडिया की कंपेरिजन करेंगे तो कंपैरेटिवली यहाँ पे एयर पोल्यूशन, खासकर पार्टिकुलर मैटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। वैसे पोल्यूशन दिल्ली एनसीआर में ठंड की शुरुआत में दस्तक दे देता है। अधिकारी भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें, यानी कूड़ा ना जलाएं, कूड़े को खुले में ना फेंकें। अवेयरनेस के लिए मेन जो आम जनता है, आम जनता का मेन यही है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको लग रहा है जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, तो उसको नोएडा अथॉरिटी और बोर्ड के दोनों के ट्विटर पे टैग करिए, समीर ऐप पे आप उसको दीजिए, ताकि समीर ऐप पे उसका मॉनिटरिंग होती है कंप्लेंट्स की। और जहाँ तक आप लोगों से संभव है, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें, कूड़ा एकत्रित ना हो, क्योंकि खुला कूड़ा एक जगह एकत्रित होने से संभावना होती है कि जला दिया जाएगा उसको, जिससे। ग्रेटर नोएडा जिला कलेक्ट्रेट में किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। किसान अब इस बात पर अड़े हैं कि जब तक जिला प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता, नहीं मानता, तब तक वो अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। किसानों का कहना है 10% मुआवजे और आबादी के मुद्दे पर जो कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। अब किसानों की मांग है कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाए। किसान नेताओं का कहना है, आखिर रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत आ रही है, क्या आपत्ति है जिला प्रशासन को? किसानों की मांगे क्या है, एक बार आप भी सुन लीजिए। पहले दिन जब हम आए थे तो हमारी काफ़ी लंबी वार्ता हुई और हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा था। एक तो एनटीपीसी के किसानों के संबंध में जो कमेटी बनी है, उसने कोई काम नहीं किया है, उसमें रोजगार के मोर्चे पर कोई काम नहीं किया है, उस पर काम करना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि 10% के मुद्दे पे, नए कानून के मुद्दे पे और आबादी के मुद्दे पे जो कमेटी हमने बनवाई थी, उसकी रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है, उसे सार्वजनिक करें। अब ये समझ नहीं आ रहा कि रिपोर्ट दाखिल होने के बाद सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत आ रही है। तो परसों से हम डीएम ऑफिस पे यहाँ बैठे हुए हैं। कल पुलिस ने बहुत हम पर दबाव बनाया यहाँ से हटाने का, लेकिन हमने साफ साफ कहा कि जब तक ये मसला हल नहीं होगा हम यहाँ से बिल्कुल भी हटने वाले नहीं हैं, और जब तक ये मसले पर गंभीर बातचीत नहीं होगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। आज कोई सार्थक बातचीत की हमें उम्मीद है, कोई बातचीत होती है तो उसके नतीजों के बाद हम अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे। तो हम बहुत सारे ऑप्शन हमारे खुले हुए हैं। दिल्ली भी दूर नहीं है, दिल्ली भी हम जा सकते हैं, जैसा हमने पहले कूच किया था वो प्रोग्राम भी हम ले सकते हैं। कलेक्ट्रेट को पूरी तरह बंद करने का प्रोग्राम भी हम ले सकते हैं। एक बात पक्की है कि हम यहाँ ऐसे नहीं बैठेंगे, ये बिल्कुल हम प्रोग्राम बना करके और बड़े बड़े प्रोग्राम बना करके सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि गौतम बुद्ध नगर के किसानों का जो शोषण हुआ है, जो अन्याय हुआ है, उसकी जो है क्षतिपूर्ति उन्हें करनी पड़ेगी, उनकी डिमांड उनको पूरी करनी पड़ेगी। ये आर पार की लड़ाई है, ये अब रुकने वाली नहीं है। हस्तशिल्प निर्यातकों का महाकुंभ यानी दिल्ली फेयर का आगाज हो चुका है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के बाद ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो मार्ट में दिल्ली फेयर की आज से शुरुआत हुई। पहले दिन यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे। देश की अर्थव्यवस्था में हस्तशिल्प का बहुत बड़ा योगदान है। इस सेक्टर में देश भर से करीब 70 लाख हस्तशिल्पियों को रोजी रोटी मिलती है। इसके निर्यात से देश को 32,000 करोड़ से भी ज्यादा की आमदनी हुई थी। इस मेले में दुनिया भर के 100 से भी ज्यादा देशों के खरीदार पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही थी, और उसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाने की बात कही। और मैं समझता हूं कि आप सभी लोग इस बात के साक्षी हैं कि जो कुछ आप देख रहे हैं व्यवहारिक रूप से, कि हमारे व्यापार को कितना बड़ा बूस्ट मिलता है इन सब एक्टिविटीज़ से। अभी तक
जो भी प्रोडक्शन हम उत्तर प्रदेश में करते थे उसका लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जो उनके लिए मार्केटिंग करने का कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो अपना प्रोडक्ट कहाँ डिस्प्ले करें। उत्तर प्रदेश में ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे ट्रेडर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को मिली है कि वो लोग अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर डिस्प्ले करें। और मुझे कहते हुए खुशी है इस बात की कि लगभग 103 देशों के लोग इस एक्सपो मार्ट में आ रहे हैं, कुछ आ चुके हैं और लगातार ये 5 दिन तक चलेगा। ये हमारे लोगों को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इससे क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, वर्ल्ड में क्या चीज़ की मांग है ये भी जानकारी मिलती है और हर तरह से हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। जितनी मांग बढ़ेगी उतना ज़्यादा इंडस्ट्री का पहिया घूमेगा और जब इंडस्ट्री का पहिया ज़्यादा घूमेगा तो जाहिर बात है रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। तो हमारी पूरी आर्थिक स्थिति जो है इससे स्ट्रेंथन होती है और ये इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देते हैं। अभी इसी सितंबर के महीने में एक बड़ा इस प्रकार का यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ था। नोएडा, ग्रेटर नोएडा सहित देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए नाउ नोएडा के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।